अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने मुकम्मल डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको एक्सप्लेन करें। इसी तरह हमें आल्सो प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है उसको भी हम लोगों ने कंजर्व करना है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज़ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था उससे क्या मुराद है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स। ये फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को एक्सप्लेन करता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है? गिव्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है। इट इज स्टेटेड एज, ये क्या कहता है कि हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। हमारे पास जब मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो फोर्स के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? फोर्स के। मोमेंटम जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो वो फोर्स के इक्वल होगा। इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू पी डॉट वैक्टर, पी डॉट या डी पी ओवर डी टी। उसके बाद हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ एसिलेशन। अगर हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ को एसिलेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है तो हमें मोमेंटम का फार्मूला इसमें पुट करना पड़ेगा। पी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? एम वी। एम मास कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा। डी वी ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एसिलेशन हमारे पास वेक्टर है तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास जो एसिलेशन होता है ऑब्जेक्ट, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फोर्स के ऊपर और मास के ऊपर। एसिलेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास जितना कम होगा एसिलेशन उतना ज़्यादा होगा। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी एसिलेशन उतना ज़्यादा होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करता है। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारे पास मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो फोर्स के इक्वल होगा। तो वो किसके इक्वल होगा? फोर्स के। अगर हमारे पास उसका मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा तो फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगी। अगर टाइम हमारे पास कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम होगी। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्रिकेटर होता है वो जब बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को यूँ पीछे की यूँ इस तरह ना पीछे की तरफ लेके जाता है। उसकी वजह क्या होती है? अगर हमारे पास हम पीछे की तरफ ना लेके जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती हैं बॉल की मोशन की वजह से वो एकदम से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती हैं। वेलोसिटी ज़ीरो होती हैं तो हमारे पास मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगी तो हमारे पास क्या होगी? फोर्स ज़्यादा होगी। जब हम एकदम से उसको कैच करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो हमारे पास क्या होगा? न्यूटन ने कहा था अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा एक्ट करेगी। फोर्स बहुत ज़्यादा एक्ट करेगी। इसी तरह अगर टाइम हम ज़्यादा लगाएंगे मीन्स अगर हम इस तरह बॉल को कैच करेंगे, कैच करने के बाद फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो मीन्स उसका मोमेंटम कम चेंज होगा तो फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। तो टाइम ज़्यादा लगेगा मीन्स फोर्स कम लगेगी। अगर टाइम कम लगेगा मीन्स उसकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे पास फोर्स ज़्यादा लगेगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा बॉल को कैच करने के लिए जो क्रिकेटर होगा। इसलिए हम जब भी बॉल को कैच करते हैं तो हम आस्ता से अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं या धकेलते हैं, पुश अप करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि बॉल को कैच करने में उसकी वेलोसिटी आस्ता आस्ता ज़ीरो हो जाए। जब ये आस्ता आस्ता ज़ीरो होगी मीन्स टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगी। यही था न्यूटन का सेकंड लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ। एथलीट्स वाले जब जंप अप करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर के उसके ऊपर सैंड का इस्तेमाल करते हैं, रेत का। वैसे जब लैंड करता है हमारे पास एथलीट तो वो हमेशा रेत या सैंड का इस्तेमाल करेगा। उसकी वजह यही होती है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आस्ता आस्ता ज़ीरो होगी। हाई से लोग जब जंप अप करता है तो वो आस्ता आस्ता क्या होती हैं? ज़ीरो होती हैं सैंड के ऊपर। अगर वो सिर्फ सिंपल
प्लेन के ऊपर वो अगर जंप अप करे तो वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो होगी, वेलोसिटी मीन ज़ीरो होगी, मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगा, तो टाइम कम लगेगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना। ये एथलीट की भी इसकी एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ के। इस तरह जो क्रिकेटर बॉल है वो कैचअप करता है, ये भी क्या है जी, न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जांपल है। जब कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है, पीछे की तरफ हाथ लेके जाता है ताकि टाइम ज़्यादा लगे, टाइम ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम आस्ता आस्ता चेंज होगा, मीन्स कम चेंज होगा तो फोर्स कम लगेगी, टाइम ज़्यादा फोर्स कम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इसी तरह अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को एसिलेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, हम पी की जगह क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पी इज इक्वल टू एम वी होता है हमारे पास। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मास हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मास जब बाहर आ जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। जब हमारे पास वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती हैं तो हमारे पास वो एसिलेशन के इक्वल होती हैं। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है फिर एम डी वी ओवर डी टी, हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ एसिलेशन। अगर हमने एसिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ बटा एम आ जाएगा, मीन्स अगर मास कम होगा तो एसिलेशन ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो एसिलेशन कम होगा। इसी तरह जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी एसिलेशन भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एसिलेशन उतना ही ज़्यादा। क्लासिकल के अंदर हमारे पास जो बोथ लॉ है न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ वो वैलिड होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है या क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविटी मीन्स मॉडर्न फिजिक्स की, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कैसे, हमारे पास जो स्पीड है उसको अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर हमारे पास स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेस होगी मीन्स उसके लगभग इक्वल होगी, तो हमारे पास फिर न्यूटन का सेकंड लॉ होल्ड कर सकता है। रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स मीन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ उसी वक्त होल्ड करेगा जब हमारे पास स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। सी हमारे पास इक्वल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एट हाई स्पीड के ऊपर हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट मास एंड वेलोसिटी इज़ नॉट एक्यूरेट। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड हाई हो जाती है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी, वो एप्लीकेबल नहीं होता। वो क्या कैसे एप्लीकेबल होता है, उसको हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं उसकी रीजनल फॉर्म में। रीजनल फॉर्म कौन सी, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अगर हम ये रिलेशन लेके चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स मीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो फिर ही हमारे पास मोमेंटम एप्लीकेबल होगा जब स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर हम पी इज इक्वल टू एम वी फार्मूला लेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें हम रीजनल फॉर्म में एप्लीकेबल हो जाता है, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। इसमें हमारे पास जो फोर्स और मोमेंटम पी हैं ये क्या कहलाते हैं, फोर वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं, फोर वेक्टर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रही हैं, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये टोटल फोर्स हमारे पास क्या आ गई जब हम लोगों ने किया था न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म ऑफ एसिलेशन। तो हमारे पास एसिलेशन का फार्मूला आ गया था समेशन F ओवर M। ये टोटल फोर्स है हमारे पास, इन दोनों फोर्सेस का सम ओवर M मास, मीन्स फोर्स जितनी ज़्यादा लगेगी एसिलेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर फोर्स यहाँ पे कम होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एसिलेशन कम होगा, अगर मास इसका जितना ज़्यादा कम होगा तो मीन्स उसका एसिलेशन भी उतना ज़्यादा होगा। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसका मास कम है तो मीन्स उसमें एसिलेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने, अगर फ़र्ज़ किया इसका मास हमारे पास है पहले 2 किलोग्राम, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास उसमें जो